स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए आप लोग यदि कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दो कोर्स इस समय लाइव चल रहे हैं, यूपी हायर के पाठ्यक्रम पर आधारित और यूपी जीडीसी की परीक्षा पर आधारित। तो दो पाठ्यक्रमों पर आधारित हमारी लाइव क्लासेस लगातार चल रही हैं। यूपी हायर का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए जो हमने बैच चला रखी है वो 1 फरवरी से लगातार चल रही है। तो कई सारे साथी जुड़े भी हैं और हम लोग लगातार पाठ्यक्रम पर आधारित तथ्यों का अध्ययन भी कर रहे हैं। तो ये बैच 1 फरवरी से लगातार चल रही है और अब तक काव्यखंड, गद्यखंड में कहानियों पर महत्वपूर्ण तथ्य और जो पारिभाषिक शब्दावली वाले हिस्से हैं उनका अध्ययन अब तक हमने कर लिया है। तो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत ही आज एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है जिसमें हम मार्क्सवाद का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि मार्क्सवाद क्या है और पाठ्यक्रम में जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है वो कौन कौन से तथ्य हो सकते हैं। तो इन सभी का अध्ययन देखेंगे हम। जो लोग यूपीजीडीसी के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 10 मार्च से यानी परसों से ही ये लगातार चल रही है बैच और यूपी हायर का पाठ्यक्रम। दोनों पाठ्यक्रमों को एक सुनियोजित रणनीति के तहत हम कंप्लीट कर रहे हैं जो परीक्षाओं की तिथि से पहले कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। तो जो लोग जुड़े हैं, अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि हमने प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही सारी क्लासेस अब तक पढ़ाई है। जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं उनके अध्ययन के आधार पे आपने देखा होगा कि क्या पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण हो सकता है जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे हम आज यूनिट 7 के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली। हमने अब तक इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावलियों के विषय में पढ़ा। जैसे कल की क्लास में हमने अजनबियत के विषय में पढ़ा, विसंगति के विषय में पढ़ा। इसके अलावा विडंबना क्या होता है, विडंबना के विषय में पढ़ा कि साहित्यिक आलोचना में विडंबना शब्द जब इस्तेमाल किया जा रहा था उससे क्या आशय है, किस दौर की साहित्यिक आलोचना में इसका प्रयोग हो रहा था, वो सारी चीजें हम देख रहे थे। आज हम देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद का बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है। चाहे कविता हो, उपन्यास हो, कहानियां हो, हर एक तरीके में ये दिखाई पड़ता है, हर एक विधाओं में दिखाई पड़ता है। तो देखेंगे एक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव है, क्या इसके महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, वो अवधारणाएं हम देखेंगे और हिंदी साहित्य में किस रूप में ये दिखाई पड़ता है हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसकी विशेषताएं क्या है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की मूल अवधारणाओं पर यह मार्क्सवादी सिद्धांत विकसित है। इसका अगर पहला पॉइंट देखें, इस अवधारणा के अंतर्गत एक जो प्रयोग होता है द्वंदात्मक भौतिकवाद। द्वंदात्मक जो भौतिकवाद है इसका प्रयोग आप देखेंगे इस शब्द का बराबर होता रहा है। तो कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे आपसे द्वंदात्मक भौतिकवाद ये किस विचारधारा से संबंधित शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित ये एक धारणा है। ये शब्द प्रयुक्त होता है मार्क्सवाद को व्याख्यायित करने में। तो यूपी हायर और यूपी जीडीसी दोनों की परीक्षाओं में ये विचारधारा शामिल है। तो मार्क्सवाद का यह मूल दर्शन है, यह भौतिक जगत को प्राथमिक मानता है। आप सभी देख रहे होंगे कि अब तक साहित्य में या सामान्य जनजीवन में जो एक मान्यता रही है वह भौतिक जगत से दूर कोई एक पारलौकिक जगत की बात लगातार की जाती है और कि एक पारलौकिक जगत है जहां पे एक आनंद स्वरूप ईश्वर व्याप्त है, वो हमारे दुख सुख तकलीफों में हर वक्त मौजूद है, जो हमें मार्गदर्शन देता है। तो एक ऐसी धारणा है। लेकिन जो मार्क्सवाद है वो कहता है कि प्राथमिक ये भौतिक जगत ही है, जिस जगत में हम व्याप्त हैं, जिस जगत में हमारे जीवन के संचालन के लिए सभी साधन उपलब्ध हैं, मनुष्य संघर्ष करता है, मनुष्य परिश्रम करता है। तो ये भौतिक जगत ही है जो सुख दुख सभी कारणों में शामिल है। पारलौकिक जगत जैसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की बातें इसमें है। तो भौतिक जगत को प्राथमिक मानता है, विकास को विरोधाभासों थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस के द्वंद्व से होता हुआ बताता है। यानी जो विकास है वो विरोधाभासों से होता हुआ,
द्वंद्वों से होता हुआ मनुष्य के जीवन का विकास हो, चाहे प्राकृतिक विकास हो, भौगोलिक विकास हो, ये सारे विकास की जो दशाएं हैं वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत ही होती है। कोई पारलौकिक या कोई सुपर पावर के कॉन्सेप्ट को ये विचारधारा नकारती है। विचार जगत भौतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब है। वो कहता है कि जो भी विचार जगत है, जो भी थॉट्स हैं, वो भौतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब है। जो विश्व में हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ घटित होता है, उन्हीं से हमारे विचार भी निर्मित होते हैं, तो वो प्रतिबिंब है। ये द्वंदात्मक भौतिकवाद है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है। ऐतिहासिक भौतिकवाद भी इसी विचारधारा के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द है। इतिहास का विकास विचारों या महान व्यक्तियों से नहीं, बल्कि उत्पादन के साधनों और उत्पादन संबंधों यानी आर्थिक आधार पर होता है। ये ध्यान देना है। तो ये कह रहे हैं कि इतिहास, कोई भी इतिहास निर्मित होता है वो किसी महान विचार से या किसी महान व्यक्ति की प्रेरणा से इतिहास निर्मित नहीं होता, बल्कि जो उत्पादन, जो प्रोडक्शन है और उसके जो साधन है, जो उसके टूल्स हैं, और उत्पादन संबंध यानी श्रमिक और उत्पादन करवाने वाला जो भी एक पूंजीपति वर्ग है, उसकी एक कल्पना की गई कि इन दोनों में क्या संबंध है। जैसे संबंध होंगे वैसे ही ऐतिहासिक विकास निर्मित होता है। शोषण के आधार पे है तो वो एक अलग किस्म की व्यवस्था होगी। समाज का आधार आर्थिक है। अधिरचना यानी राजनीति, कानून, धर्म, कला उसी पर निर्भर है। कोई भी कला, राजनीति या कानून समाज के आधार पे ही निर्भर करती है कि समाज का आधार क्या है, और समाज का आधार क्या है? उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंधों पर निर्भर करता है। इसे ध्यान देना है। तो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद भी एक शब्द है इस विचारधारा के अंतर्गत। अगला जो शब्द है वो है वर्ग संघर्ष। ठीक है। वर्ग संघर्ष आप लोगों ने यदि अब तक नहीं पारिभाषिक शब्दावली के जो महत्वपूर्ण क्लासेस हमारी हुई है यदि नहीं पढ़ा है तो आप हमारे वीडियोस वाली लिस्ट में जाकर के उन क्लासेस को देख सकते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत जितने भी शब्द हैं उनकी उत्पत्ति, उनके प्रयोग, आलोचनात्मक और उनके स्वरूप के विषय में पूरी बातचीत है, जो कि यूपी हायर और जीडीसी की परीक्षा में, इवन यूजीसी नेट की परीक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसे अच्छे से देख लें। सारी क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है और पाठ्यक्रम अपने द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, जिससे हम समय पर इसे कवर भी कर सकते हैं। वर्ग संघर्ष, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। शोषक वर्ग जैसे पूंजीपति और शोषित वर्ग जैसे मजदूर या सर्वहारा के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है, जो सामाजिक परिवर्तन की मुख्य प्रेरक शक्ति है। तो देख रहे होंगे आप कि ये वर्ग संघर्ष वाली बात भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत। तो वर्ग का संघर्ष कैसा है? एक वर्ग है शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग जो मजदूर और सर्वहारा वर्ग है। तो इनके बीच में लगातार जो क्लास स्ट्रगल हो रहा है उससे भी सामाजिक परिवर्तन की शक्तियां निर्मित होती हैं और एक व्यवस्था निर्मित होने की संभावना होती है जो न्याय पर हो, जो समता पर हो, जो मनुष्यता को केंद्र में रखे। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, मजदूर द्वारा उत्पादित मूल्य का एक भाग अधिशेष पूंजीपति द्वारा बिना मजदूरी दिए हड़प लिया जाता है। यही पूंजीवाद में शोषण का मूल आधार है। इसे मानते हैं मार्क्स के विचार के आधार पे ये शोषण है। तो इसे भी हमें ध्यान रखना है कि अधिशेष जिसे कहते हैं सरप्लस में कोई वस्तु अगर 5 चीजों को बनाने का बयाना दिया गया है, अगर 7 निर्मित होती हैं तो उसे औने पौने दामों पे पूंजीपतियों द्वारा जो लेकर के उसका अधिशेष जो सरप्लस है उसे भी हरण कर लिया जाता है। तो हम देख रहे थे कि विडंबना और अजनबीपन की जो परिभाषा हम पढ़ रहे थे वहां भी ये बात आई थी कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा, उस विचारधारा के अंतर्गत ये बात भी कही गई कि जब कोई मजदूर, कोई श्रमिक अपने श्रम के बाद जब उसके श्रम से कोई वस्तु कोई प्रोडक्ट बनता है और उसके बाद पूंजीपति द्वारा मूल्य चुकाकर उसे ले लिया जाता है, तो श्रमिक से उस उत्पादित वस्तु का संबंध खत्म हो जाता है। श्रमिक अपनी ही उत्पादित वस्तु से अजनबी हो जाता है और किसी कंपनी की ब्रांडिंग उस पर हो जाती है और वो कंपनी का माल हो जाता है। तो ये एक तरह से ये शोषण ही है, यानी श्रम की महत्ता भी नहीं होती
पूंजीपतियों और पूंजीवादी जो दृष्टिकोण है उसमें, इसलिए मार्क्स इसे शोषण का एक आधार बताते हैं। आधार और अधिरचना, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे है कि समाज का जो आर्थिक आधार यानी उत्पादन के साधन और संबंध, अधिरचना यानी राज्य विचारधारा और संस्कृति को निर्धारित करती है। वही बात है जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि जैसा सामाजिक आधार होगा, जितना विषमतापूर्ण समाज होगा, जितना शोषण पर आधारित समाज होगा, यानी उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध कैसे हैं, श्रमिक और पूंजीपतियों के बीच संबंध कैसे हैं, ये सारी चीजें राज्य को भी डिफाइन करती हैं, विचारधारा को भी और संस्कृति को भी। वैसे ही संस्कृति निर्मित होगी, वैसे ही विचारधारा निर्मित होगी और वैसा ही स्टेट होगा। आधार में बदलाव को अधिरचना भी बदलती, यानी आधार में यदि बदलाव किया जाए, यदि जो समाज का आर्थिक आधार है उसे ठीक कर लिया जाए, शोषण न हो श्रमिकों के श्रम का, तो कहीं ना कहीं अधिरचना यानी राज्य विचारधारा और संस्कृति भी बेहतर हो सकती है, बेहतर ढंग से निर्मित हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा मार्क्सवाद के विषय में। कुछ और पॉइंट्स हैं। पूंजीवाद में अंतर्निहित विरोधाभास। विरोधाभास क्या है? पूंजीवाद में लाभ की दर गिरना, संकट, बेरोजगारी, असमानता बढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, अगर लाभ की दर गिरती है तो उसमें बेरोजगारी, असमानता, ये सारी चीजें जरूर बढ़ेंगी। ये विरोधाभास पूंजीवाद को अंततः नष्ट कर देंगे। ऐसी बातें कार्ल मार्क्स के विचार में दिखाई पड़ती है। सर्वहारा क्रांति की बात होती है। मजदूर वर्ग द्वारा हिंसक या संगठित क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी राज्य को उखाड़ फेंकना आवश्यक है। पूंजीवादी राज्य का मतलब जो शोषण पर आधारित है, और कोई भी शोषण पर आधारित व्यवस्था होगी उसे उखाड़ फेंकने के हर संभव तरीके को जायज मानते हैं। क्रांति के बिना समाजवाद संभव नहीं है। तो एक आमूलचूल परिवर्तन, क्रांति से तात्पर्य है आमूलचूल परिवर्तन, जो व्यवस्था चल रही है वो पूरी तरह से उसको खत्म किया जाए, उसे हटा करके एक नई व्यवस्था जो न्याय और समानता पर हो, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो सर्वहारा क्रांति भी इसमें होती है। सर्वहारा का अधिनायकत्व, ठीक है, क्रांति के बाद मजदूर वर्ग का अस्थायी अधिनायकत्व स्थापित होगा, जो पूंजीपति वर्ग को कुचल कर समाजवाद की नींव रखेगा। यानी पूरी तरह से सत्ता का परिवर्तन करके जो अधिनायकत्व, जो पावर होगी, वो मजदूर वर्ग के हाथों में होगी, श्रम करने वालों के। मजदूर वर्ग से आशय है श्रम करने वाले वर्ग के हाथों में होगी, और श्रम की महत्ता स्थापित होगी, पूंजी की नहीं। तो ये एक विचारधारा है जो कि श्रम का महत्व स्थापित करती है, और जो आर्थिक असमानता है उसे दूर करने की पूरी बातें इसमें दिखाई पड़ती हैं। अगला पॉइंट है वर्गहीन राज्यहीन विहीन समाज, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी की बात है। अंतिम लक्ष्य पूर्णतः साम्यवाद, जहां वर्ग, राज्य, शोषण सब समाप्त हो जाएगा, और प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार वाला सिद्धांत लागू होगा। तो ये इसकी। और दूसरे धर्म की बात है कि धर्म को अफीम अफीम की तरह देखा गया धर्म को, कि धर्म लोगों को वास्तविक शोषण से ध्यान हटाकर आशा की झूठी सांत्वना देता है। ये विचारधारा ऐसा मानती है कि जो हमारे आसपास वास्तविक शोषण करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से ध्यान हटाकर धर्म क्या करता है कि वो झूठी सांत्वना देता है कि ईश्वर हमारी मदद करेगा, जो शोषण कर रहा है उसे दंड देगा। लेकिन असल में शोषण जो कर रहा है वो वास्तविक शोषण की तरफ से ध्यान हटाने के लिए ही हमारे भीतर इस तरह की आस्थाएं विकसित कर दी जाती है। ये धर्म ऐसा मानता है कि अफीम है। मार्क्सवाद नास्तिकतावादी और धर्म विरोधी है, क्योंकि यह शोषण की वैचारिक आधारशिला है उनके अनुसार। तो इसे भी ध्यान रखना होगा। हिंदी साहित्य में आलोचना के संदर्भ में मार्क्सवाद क्या है, इसे भी देखते हैं कि मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप क्या है। अभी तो हमने एक विचारधारा के रूप में और राजनीति के रूप में देखा, लेकिन अब देखते हैं कि साहित्यिक रूप में तो ये प्रगतिवाद जो हिंदी साहित्य में एक विचारधारा, एक कविता की पद्धति या साहित्य रचना की पद्धति आई, एक वैचारिकता, वो मार्क्सवाद को ग्रहण करती है और उसका साहित्यिक रूप है प्रगतिवाद। तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो कहाँ दिखता है? प्रगतिवाद के रूप में दिखाई पड़ता है। और इसके विषय में कहा गया कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। ठीक है,
तो ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, ध्यान रखना। जैसे हम देखें आगे, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के विषय में आप सभी जानते हैं 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। और प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मुंशी प्रेमचंद ने की। ध्यान रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद ने की। और उसका दूसरा जो अधिवेशन हुआ, उसके दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1938 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की। ये कहां पे हुआ इसे भी ध्यान रखना होगा, कमेंट करके बताएं जिन्हें जानकारी हो कि दूसरा अधिवेशन प्रगतिशील लेखक संघ का कहां पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य समाज का हित भी होना चाहिए। इस तरह के विचार थे प्रेमचंद जी के। शुक्लोत्तर काल में मार्क्सवादी आलोचना का उदय, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो एक दौर था जिसमें उनके विचारधारा से सहमत तमाम आलोचक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जब प्रगतिवादी विचारधारा आती है तो वहां से धीरे धीरे मार्क्सवाद का आधार बढ़ता जाता है। रामविलास शर्मा एक प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक के रूप में उभरते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शिवदान सिंह चौहान हैं, उनका भी बहुत नाम है। रामविलास शर्मा हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं जिन्होंने मार्क्सवाद का भारतीय प्रगतिशील संस्करण तैयार किया, यानी भारतीयता के संदर्भ में मार्क्सवाद क्या हो सकता है, उसकी क्या प्रासंगिकता और उपयोगिता हो सकती है, वो रामविलास शर्मा जी ने निर्धारित की। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। रामविलास शर्मा जी की एक पुस्तक है मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, उसे भी, इसका नाम भी ध्यान रखना है। और प्रेमचंद की मार्क्सवादी व्याख्या भी रामविलास शर्मा जी ने की। ठीक है, आगे देखते हैं। निराला की साहित्य साधना पर मार्क्सवादी दृष्टि, तो उन्होंने उसका संपादन किया। निराला की साहित्य साधना का 3 भागों में आप सभी जानते हैं। उसके बाद नामोर सिंह का नाम आता है। नामोर सिंह का नाम है मार्क्सवादी आलोचना के दूसरे स्तंभ के रूप में। और रामविलास शर्मा जी के बाद मार्क्सवादी विचारधारा को एक आत्मबोध की दृष्टि देना, उसका मूल्यांकन करना और तटस्थता के साथ मूल्यांकन करने की बात नामवर सिंह जी ने की, इसे ध्यान रखेंगे। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो ध्यान रखना है, प्रगतिवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वही मार्क्सवादी आधार, शोषण का विरोध, शोषित वर्ग यानी किसान मजदूर के प्रति सहानुभूति, समतामूलक समाज की वकालत, यथार्थवादी चित्रण एवं उपयोगितावाद, ये बहुत आधार रहे हैं, मार्क्सवादी आधार और प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं भी हैं। हिंदी के बहुत प्रसिद्ध प्रगतिवादी रचनाकार और आलोचक कौन है, थोड़ा इनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। जैसे नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध की बात आती है। आलोचकों में रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान ऐसे नाम हैं जो कि प्रगतिवादी विचारधारा या मार्क्सवादी आधार को मानते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना होगा, जिससे आपकी तैयारी यूपी हायर और जीडीसी के पाठ्यक्रम के आधार पे बेहतर ढंग से हो सकेगी। उम्मीद है ये मार्क्सवादी विचारधारा के विषय में जो तथ्य हम देख रहे थे ये आपकी समझ में आए होंगे। आगे भी अस्तित्ववाद के विषय में पढ़ना है तो वो हम अपने क्लास में, जो हमारी बैच वाली क्लास है उसमें हम उसके विषय में पढ़ेंगे और देखते हैं कि अस्तित्ववाद के विषय में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, मनोविश्लेषणवाद के विषय में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब हम देखेंगे। अस्तित्ववाद के विषय में कौन सी महत्वपूर्ण बातें, मनोविश्लेषणवाद के विषय में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब